सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। जो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो केमिस्ट्री पीजीटी की प्रिपरेशन में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम आपके साथ आज एचटेट के पेपर के साथ में हैं और ये एचटेट का वो पेपर जो केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं तो कहता हूँ कि आपको इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लेना चाहिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। तो हम आज इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को सपोर्ट किया, इस वीडियो को सराहा और दोस्तों में शेयर किया और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किया, तो फिर ये मान के चलिएगा कि आपको ये कंप्लीट पीडीएफ सॉल्व मिलेगी और बेस्ट मेथड के साथ में मिलेगी। जहां पर भी आपका डाउट होगा, हम आपके डाउट को दूर करेंगे। और आज एचटेट के साथ ही साथ एचटेट का रिकॉर्डेड कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो एचटेट के रिकॉर्डेड कोर्स के लिए आप लोग जो है एचटेट का रिकॉर्डेड कोर्स अगर आपको यूज करना है तो इसके लिए आप जो है वो हमारे ऐप पर आ सकते हैं। ऐप का नाम भी आप नोट कर लीजिएगा। ऐप का नाम है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस, यानी कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपके साथ में ये सभी कोर्स अवेलेबल होंगे। तो सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास को भी देखने की पूरी कोशिश करिएगा। और हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं एचटेट के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं। तो करते हैं शुरुआत एक एक क्वेश्चन से पूरी दमदारी के साथ में। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारे पास में पीडीएफ है और हम आपको ये पीडीएफ उपलब्ध भी कराएंगे अपने ऐप के ऊपर। और अगर आप ये चाहते हैं कि वाकई में तैयारी करना तो फिर आप हमारे साथ डटे रहिएगा, ठीक है ना। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। और साथ ही साथ आपको एक चीज और भी सलाह दूंगा कि यहाँ पर अगर कॉपी पेन लेकर के बैठ रहे हैं तो फिर क्वेश्चन को बिल्कुल डाउट के साथ में निपटाइएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी किसी कीमत पर नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर, यानी कि अगर हम क्वेश्चन को नोट कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन यही कह रहा है द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल तभी ऐड हो पाएगा जितना फिनाइल ग्रुप का नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो फिनाइल ग्रुप का नंबर कहां पर बढ़ रहा है? फिनाइल का मतलब होता है पीएच, और पीएच का नंबर अगर आप चारों में देखते हो तो सबसे ज्यादा नंबर आपको पीएच का यहां दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा नंबर जब यहां पर दिख रहा है तो थर्ड वाला सबसे बढ़िया रिएक्शन शो करेगा और उसके बाद आपका सेकंड वाला शो करेगा और उसके बाद आपका फर्स्ट वाला शो करेगा और देन नीचे केवल इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है तो ये फोर्थ वाला फिर यहाँ पर शुरू करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन का जो ऑर्डर आना चाहिए, जो हमने आपको ऑर्डर बताया है, इसी ऑर्डर में आंसर आ जाना चाहिए। तो देखिए ऑर्डर भी आंसर आपको नीचे करेक्ट लगा हुआ है, ये इसका आंसर यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल पूरे आंसर के साथ में नोट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के बीच में जो एयर स्पेस होते हैं, उन एयर स्पेस में छोटे छोटे सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फर, क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो सेट हो जाते हैं। और जब वो सेट हो जाते हैं तो इसका मतलब है वो केमिकली लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। केमिकली कैसे होते हैं? वो लेस रिएक्टिव हो जाते हैं और लेस रिएक्टिव हो जाने का मतलब है यहाँ पर हमें स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द केमिकल इज इनकरेक्ट ढूंढना है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ ही जाएंगे, द रिलेटिव मेटेलिक कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही है, दे आर केमिकली रिएक्टिव, यानी कि ये बात इनकी सही नहीं है, वो लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर बताया है कि ये लेस रिएक्टिव होंगे तो मोर रिएक्टिव वाला स्टेटमेंट जो है वो इनका रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोड़िए बिल्कुल नहीं और साथ ही साथ बने रहे। चैनल को जरूर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल उंगली वहीं जानी चाहिए भी, क्योंकि हम आपको एचटेट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड सभी की एक कॉमन क्लास भी लेकर के आ रहे हैं। अगर वो कॉमन क्लास सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कॉमन क्लास बहुत ही इजी वे में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉमन क्लास भी हम लोगों की टेस्ट सीरीज के साथ में है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। CSBR क्रिस्टलाइजेशन बॉडी सेंटर्ड, तो अब बॉडी सेंटर्ड में यानी कि जेड की वैल्यू जो है वो यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 हो गई और यहाँ पर एज लेंथ ए की वैल्यू जो है वो हो गई 436.6 पिकोमीटर
मीटर हो जाती है, जिसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 436.6 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पर अगर CSBR का हम लोग मास नंबर ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0, ये हो गया आपका 80 और 133 जोड़ दीजिए, 80 133, तो यहाँ 133 प्लस आपका 80 जोड़िए तो ये बन गया आपका 3 8 3 11 का 1 हाथ से लगे 213 हो गया। और एवोगैड्रो नंबर Na की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 6.022 इंटू 10⁻23। रो इज इक्वल टू डेंसिटी निकालनी, रो इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। अब A क्यूब का मतलब हुआ जो मैंने कैलकुलेशन की है यहाँ पर रख देता हूँ A क्यूब इंटू Na। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें Z की वैल्यू 2 रखिएगा, यहाँ 213 रखिएगा और नीचे आपका 436.6 इंटू 10⁻10 की पावर 3 कर दीजिएगा और इसी में मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 का कर दीजिएगा। तो रो इज इक्वल टू Z की वैल्यू आपकी ऊपर आ जाती है। मैंने जो कैलकुलेशन करके रखी है वो कैलकुलेशन 8.50 आ रही है, 8.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन पूछा गया है द यूनिट लेंथ इज इन अ बॉडी सेंटर, द यूनिट लेंथ इज इतना दे रखा है, तो यहाँ पर एक कोष्ठिका की लंबाई यानी कि द यूनिट सेल लेंथ दे रखा है, तो इसका मतलब वो हमें केवल एक यूनिट के लिए निकालना है। तो ये रो इज इक्वल टू 8.50 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब हो जाएगा 4.25। आंसर हमारा ये वाला राइट आ जाएगा। तो जबकि इस क्वेश्चन में अधिकतर लोग ये वाला आंसर निकाल करके कहेंगे कि सर आंसर जो है वो रॉन्ग है, 8.50 ही आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना कि CSBR क्रिस्टलाइज इन अ बॉडी सेंटर्ड में क्रिस्टलाइज्ड है। द यूनिट सेल लेंथ यानी एक यूनिट सेल लेंथ के लिए कंसिडरेशन किया गया, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी या फिर हम ऐसे कहें कि Z की वैल्यू हम यहाँ पर 1 लेंगे, मतलब Z की वैल्यू 1 लेकर भी आंसर निकालेंगे तब भी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दोनों बातें एक ही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही तरीके से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये भी कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ये 94 वाला क्वेश्चन भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का ज्ञान जो मैंने पढ़ाया है उसमें ट्रिपलेट और आपका डुप्लेट और क्वाड्रेट ये सब पढ़ाए हुए, तो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर करूंगा कि स्टैंडर्ड जो पोजीशन होती हैं उनकी वैल्यूज नोट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड पोजीशंस की जो वैल्यूज हैं वो जरूर आपको पता रहे। क्या है कि लगभग आप मान के चलिए 1.2 से लेकर के 1.4 अगर ppm तक वैल्यू चली जाती है तो ये आप मान के चलिए कार्बोनाइल ग्रुप के लिए है, कार्बोनाइल ग्रुप के लिए है। तो यानी कि ये 1.05 दे रखी है, तो लगभग मैं वैल्यू यही मान करके चल रहा हूं, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन करेगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और भी जान करके, मतलब मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू ले रखी है, आप इस एक्स्ट्रा वैल्यू के लिए परेशान ना होइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके बाद कह रहा है कि ट्रिपलेट जो है वो आपका 1.05 कंसिडरेशन कर दिया गया है, तो यहाँ कार्बोनाइल के लिए ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। अब अगर मैं कहता हूं कि ये वैल्यू नेक्स्ट वाली 2.23 पिकोमीटर से दे रखी है, तो इसका मतलब है दूसरी वैल्यू 2.2 से लेकर के 2.4 पिकोमीटर तक चली जाती है और ये क्वाड्रेट को रिप्रेजेंट करती है, देखो दिया भी है, ये क्वाड्रेट को रिप्रेजेंट करती है। तो क्वार्टेट को जब रिप्रेजेंट करेगी तो इसका मतलब यहीं पर सिंपल आएगा कि यहाँ एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। तो एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ CH2 रहा होगा और यहाँ पर आपका CH3 रहा होगा। एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप इसी को आप कह सकते हैं। अगर कार्बन मिथाइल ग्रुप के ये एक मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे, 3 प्रोटॉन यहाँ पर हैं जिनकी स्टैंडर्ड वैल्यू, 3 प्रोटॉन की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 0.9 से लेकर के 1.2 तक है। तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम जो सिंगलेट वैल्यूज हैं, 9 से 10 के बीच में रहती हैं, है ना। ये बात समझ लीजिए। और ये भी बता देते जो एल्डिहाइड के प्रोटॉन होते हैं वो 9 से 10 के बीच में रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो यानी एल्डिहाइड का प्रोटॉन तो यही हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल्डिहाइड प्रोटॉन जो होते हैं, एल्डिहाइड प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 से लेकर के 10 ppm तक होती है, ppm तक होती है, पार्ट्स पर मिलियन तक होती है। तो इसका मतलब हुआ कि 3 डिफरेंट क्लास के प्रोटॉन हमारे पास में आ गए। 3 कार्बन एटम है, सिंपल सा। तो एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम ये, एक कार्बन एटम है,
3 प्रकार के कार्बन एटम हो गए। और जो एल्डिहाइड का प्रोटॉन है वो 9 से 10 है। तो इसका मतलब है कि एंड सिंगलेट यानी कि जो एक एल्डिहाइड वाला है वो आपको सिंपली ये बताएगा कि यहाँ पर H 9.77 वाला ये हो गया, 9.77 वाला ये हो गया। उसके बाद ये जो बीच वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये पहला वाला वो ट्रिपलेट वाला दिखाई दे रहा है। वो ट्रिपलेट वाली कंडीशन में आपको ये ट्रिपलेट वाली कंडीशन है और ये ट्रिपलेट वाली कंडीशन में आपको वैल्यू साफ दिखाई दे रही है कि 1.05 है। और ये आपका क्वार्टेट दिखाई दे रहा है, क्वार्टेट में वैल्यू 1.05 हो जाती है। तो सिंपली जो हमारा फार्मूला निकल करके आता है वो आता है आपका CH3 CH2 और CHO। तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको भी आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हम तो कहते हैं एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन होना चाहिए। ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10% NaCl ऑफ 10 ml gold salt in presence of 0.025 ग्राम ऑफ द स्टार्च। तो अगर हम लोग डेफिनेशन गोल्ड नंबर की जानते हैं तो गोल्ड नंबर इज द नंबर ऑफ द मिलीग्राम्स, नंबर ऑफ द मिलीग्राम्स, ये बात ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ द मिलीग्राम्स ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड विल जस्ट प्रिवेंट द कोagulation of 1 ml of 10% NaCl to when 10 ml of the gold solution is there। तो इसका मतलब हुआ कि मिलीग्राम यानी ग्राम को अगर हम लोग मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 मिलीग्राम यानी कि एक कंसिडरेशन में आ जाता है। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई 0.025 मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर देते हैं तो आंसर हमारा फिर 25 आ जाता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा 25 बिल्कुल राइट दिया हुआ है। इसी तरीके की कंटिन्यूटी सीरीज में अगर हम लोग चल लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, गलत कौन सा है। तो हैलाइड लिगेंड फॉर्म द हाई स्पिन, भाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये आप जानते हैं कि हैलाइड जितने भी होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। इसके बाद स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वो लो स्पिन होते हैं। तो ये भी बिल्कुल राइट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लो स्पिन वाले होते हैं। ये भी राइट है और ये भी राइट है। ये अब अगर हम लोग ये कहें कि NiCl4, तो यहाँ निकिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 28 होता है, डाई पॉजिटिव इसके ऊपर लग जा रहा है। तो निकिल डाई पॉजिटिव में आपका यहाँ पर आर्गन आ जाता है और यहाँ 3D8 हो गया और 4s आपका 0 हो गया। तो ये कंडीशन आ जाती है। तो इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिगेंड वीक है तो पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा। जब पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो सिंपल सी बात है कि इनर डी ऑर्बिटल को ये यूज नहीं कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये अनपेयर्ड रहेंगे, पैरामैग्नेटिक रहेगा और 4s यूज होगी, इसके बाद p यूज होगी। तो मतलब आउटर ऑर्बिटल है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। जबकि ये Fe आयरन, अगर आयरन 26 को ले लेते हैं और 26 के ऊपर हम लोग 3 पॉजिटिव लगा देते हैं तो यहाँ पर आपका आर्गन आ गया और यहाँ पर आपका 3D5 आ जाता है। लिगेंड वीक है और इसका मतलब वो जब लिगेंड वीक हो गया तो सिंपल सी बात है कि ये भी पेयरिंग नहीं करा सकता। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये लिगेंड वीक है, पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो 4s हो जाती है और यहाँ पर 4p भी यूज होगी। तो 4s यूज हो रही, 4p यूज हो रही है और देन 4d भी यूज हो जाएगी। अब इसका मतलब है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आएगी जो एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। मतलब हम इसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि यही हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है साहब। तो ध्यान दीजिएगा, एचटेट के क्वेश्चन कर लो, बहुत काम आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लग रही, सॉल्यूशन कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। आप अपनी तरफ से एक बार कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखते रहें और सराहते रहें और हम इसी के साथ साथ आपको बेस्ट परफॉर्मेंस बेस क्वेश्चन भी देते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा पैन इज, तो आपको पता होना चाहिए कि पर ऑक्सी एसिटल्डिहाइड नहीं है, पर ऑक्सी अमोनियम नहीं है। पैन जो होता है पर एसिट, भाई सिंपल सी बात है, एसाइल नाइट्रेट होता है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट होता है। ध्यान दीजिए, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट होता है। तो इंपॉर्टेंट है कि अमोनियम और एसिटल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड नहीं होता है। और अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो फिर जरूर ध्यान दीजिएगा
ये एसिल नाइट्रेट है, यानी कि अगर हम लोग इसको ये समझ लेते हैं कि अगर हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लेते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियर पॉलीमर्स पढ़ने के लिए। पॉलीमर्स अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पॉलीमर्स का सिंपल सा कंसेप्ट ये रहता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स को जो है वो डिक्टेट भी करता है और उनके जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको एक्सप्लेन भी करता है। और अगर मैं पेन को ये भी बोल दूं आपके लिए, सिंपल सी बात है, ग्लोबल के लिए जो अगर स्मॉग है और यानी फोटोकेमिकल स्मॉग से अगर जुड़ी बात आए तो फिर वो उसके लिए भी पेन कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो जाता है ना। तो इसको हम लोग पॉल्यूटेंट भी कह सकते हैं, अगर चाहें तो इसको हम पॉल्यूटेंट भी कह सकते हैं। और पॉल्यूटेंट किस तरीके का है, ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन बहुत ही सेकेंडरी पॉल्यूटेंट माना जाता है इसको, और ये फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करने की कोशिश की जाए तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर सी एस पर ऑक्सी है ना, तो यानी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर डबल 2 बार ओ सिंगल बॉन्ड से लगे होंगे। और नाइट्रेट है तो ये भी जरूरी है कि यहाँ पर NO2 भाई लगाया जाएगा, और NO2 जब लगेगा तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, इस पे आप पॉजिटिव बनाएंगे, और एक अगर डायरेक्शनल बनाना है तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, डायरेक्ट NO2 लगा दो तब भी चलेगा और पॉजिटिव निगेटिव सेटिस्फाइड कर दो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको कर लेने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, इसलिए डिस्कशन थोड़ा सा ज्यादा किया। अब आपने अगर एनसीईआरटी को पढ़ रखा और एनसीईआरटी को आप अगर समझ पा रहे होंगे तो मैं तो आपसे कहूंगा ये क्वेश्चन भी आपको जरूर ही करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या है वो आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जरा सेट हो जाए, लग रहा है कि सेट होने में दिक्कत कर रहा है, चलिए खैर कोशिश करता हूँ कि पूरा आपको दिखाई दे, बिल्कुल सही। व्हेन HCl, बहुत अच्छा क्वेश्चन, व्हेन HCl इज पास्ड थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कि अगर हम लोग नमक का प्यूरिफिकेशन करते हैं, अगर आप जानते हैं नमक का प्यूरिफिकेशन पढ़ा होगा आपने, नमक का प्यूरिफिकेशन जब करते हैं तो फिर वहां पर आपको क्या चाहिए, वहां पर आपको चाहिए कि आप नमक को शुद्ध कर पाएं, तो फिर उसमें HCl डाला जाता है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन माना जाता है इसको। इम्प्योरिटी डिसॉल्व हो जाती है, HCl में, ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है। HCl हाईली सॉल्युबल वाटर में, ये भी इसका रीजन नहीं है, एग्जैक्ट रीजन नहीं, वैसे तो सॉल्युबल है ही। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaCl होता है, Na पॉजिटिव आयन का नहीं होता है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो NaCl का होता है, वो कम होता है। कौन कर देता है, जब हम लोग Cl HCl उसमें मिला देते हैं। तो द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ NaCl इज लोअर्ड बाय Cl फ्रॉम द एक्वस। तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट भी पढ़ते हैं आप लोग, कॉमन आयन इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं, यानी कि अगर हम लोग NaCl जो है वो ब्रेक करते हैं Na पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में, उसमें HCl पास कर देते हैं तो H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन में टूट जाते हैं, तो ये कॉमन आयन है, रिएक्शन ये बैक चल जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है कि प्रेसिपिटेशन जो होगा वो केवल NaCl का होगा, ना कि बाकी इम्प्योरिटीज का प्रेसिपिटेशन नहीं होने पाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जल में HCl के Cl तथा NaCl का विलेयता गुणनफल कम हो जाता है जलीय सॉल्यूशन में, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट 98 वाला क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मानते हैं इसे हम लोग, इसे आयनिक इक्विलिब्रियम का, इसे मैंने कई बार क्वेश्चन को कराया भी है, और अगर आप इसे देख पाते हो तो ये एग्जाम्पल भी माना जाता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और साथ ही साथ यानी कि KSP अगर जिसे हम लोग बोलते हैं, और कॉमन आयन इफेक्ट, दोनों का एग्जाम्पल भी इसको माना जाता है। इस चीज का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 99 पर चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड, यानी कि मैग्नेटिक म्यू की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा, यहाँ भी पेयरिंग कर देगा, एक अनपेयर्ड बचेगा यहाँ पर, लेकिन इन दोनों में पेयरिंग नहीं कर पाएगा। कंडीशन है कि आयरन के केस में ये वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है, वीक फील्ड। और कोबाल्ट देखो आयरन के वीक, आयरन का मैंने अभी पीछे लिखा भी था, यहाँ पर डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि N इज इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा, जबकि कोबाल्ट के केस में 27 होते हैं, और 27 के केस में यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर फ्लोरीन क्या कंडीशन पैदा करेगा, वो आपका हो गया आर्गन, यानी 3 प्लस लग जाते हैं यहाँ पर। ध्यान दो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कोबाल्ट के केस में, यानी कि 27 पे आप 3 लगा दीजिए तो ये हो गया आपका 3D7 4s2 हो जाता है। और 3D7 4s2 में अगर अब आप नोटिस कर पा रहे हो तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी 3D6 जब आएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 रह जाएंगे। तो यही डिफरेंस है कि यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 5 अनपेयर्ड का मतलब म्यू इज इक्वल टू रूट NN+1, NN प्लस आपका क्या हो जाता है, NN+1 आपका बोहर मैग्नेटॉन हो जाता है, यही फार्मूला है। NN+2 है, चेक कर लीजिए, 3 5 हाँ नहीं NN+2 हो जाता है जी, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत केवल है कि यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दें, और जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे सिंपल तरीके से हम लोग खट से आंसर भी निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन की वीडियो आपको लगातार चाहिए, तो फिर आप समझौता बिल्कुल नहीं करिए, और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप फटाफट, मैं तो कहता हूँ जल्दी से जाकर के एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। और जैसे ही एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करेंगे, वो फिर आप ईजी वे में पढ़ाई कर पाएंगे HTET की। और HTET की परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। नियरली HTET के हमारे पास में इस समय 15 से 20 बच्चे हैं, जिसमें से 5 बच्चों ने, यानी कि टोटल 20 बच्चे हैं, जिसमें 15 बच्चों ने फुल कोर्स को ज्वाइन कर रखा है, और साथ ही साथ 5 बच्चों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन बच्चों को टेस्ट सीरीज तो लगातार मिल ही रही है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके आप टेस्ट सीरीज का आनंद लीजिए, क्वेश्चन करिए, दनादन मस्ती के साथ में तैयारी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विच इज नॉट ट्रू फॉर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम लोग शी के नाम से जानते हैं, SH शी के नाम से जानते हैं, विच इज नॉट ट्रू for the standard hydrogen electrode, तो the hydrogen ion concentration, तो इस क्वेश्चन में देखिए विच इज नॉट ट्रू फॉर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप जानते हैं 1 मोलर ही ली जाती है, तो यहां पर हम लोग 1 मोलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही थी, फोन आ गया था इसलिए रुक गया था मैं। यहाँ पर बात चल रही है हमारी कि हाइड्रोजन आयन जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसमें मोलर कंसंट्रेशन जो होती है 1 मोलर होती है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार होता है। ये सब कंडीशन बिल्कुल फॉलो होती हैं SHE के द्वारा, लेकिन आप जान सकते हैं कि इट कंटेन्स अ मेटेलिक कंडक्टर विच डज नॉट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। ये बात ठीक नहीं है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर क्या है कि हम लोग मेटेलिक कंडक्टर जो यूज करते हैं, प्लेटिनम को यूज करते हैं, वो हाइड्रोजन को यहाँ पर बात है नॉट ट्रू फॉर द स्टैंडर्ड। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग SHE को जोड़ते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब, विच डज नॉट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, इट कंटेन्स मेटेलिक कंडक्टर। तो यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर तो है ही नहीं, है तो, लेकिन ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि मेटेलिक कंडक्टर जो है वो H पॉजिटिव आयन, इसीलिए तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो प्लेटिनम लिखा हमने, फिर लिखते हैं H पॉजिटिव आयन स्लैश H2, यानी कि ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होती है, और ये हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कंटेनर से फिर बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, इट कंटेन्स अ मेटेलिक कंडक्टर। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक नहीं है, सही तो है कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ये ठीक नहीं होता है, इसीलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ कि इट कंटेन्स अ मेटेलिक कंडक्टर,
तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा विच डज नॉट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। तो यहाँ ये ध्यान देना पड़ेगा कि H पॉजिटिव आयन, भाई H पॉजिटिव आयन जो होते हैं, अगर 2 H पॉजिटिव आयन लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ पर रिडक्शन का काम कर रहा है। इसी तरीके से हम इसको ऑक्सीडेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर Pt लिखा जाता है, ये मेटेलिक कंडक्टर, ये Pt लिखा जाता है और Pt में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके हम लोग ये चीज बना देते हैं। तो शी जब हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप अपनी एनसीईआरटी को खोल करके देखेंगे या फिर हम ऐसे कहें कि अगर आप साइड बुक भी अगर आपके पास में कोई है तो उसको अगर आप खोल करके चेक करेंगे तो वहां पर शी को एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इट इज यूज टू कैलकुलेट द जो ईएमएफ होता है, वो ईएमएफ किसी भी सेल को कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो शी को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, किसमें, बुक में देख लीजिएगा। और वो बुक कौन सी यूज करिए, मैं तो कहता हूं कि आप शी को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी का प्रयोग करिए। और एनसीईआरटी से अगर आपने शी तैयार कर लिया तो फिर यहाँ पर आंसर आपका एकदम बढ़िया करके समझ में भी आ जाएगा और साथ ही साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी बेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो शी को जरूर ध्यान से, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ध्यान से आप शी को पढ़ लीजिएगा। और शी में खास बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाइड्रोजन गैस जो बबल्ड होती है इलेक्ट्रोड के इनलेट में, तो वो भाई हाइड्रोजन हम लोग एंटर करते हैं ना, हाइड्रोजन को एंटर करते हैं और जबकि एब्जॉर्ब तो करती नहीं है भाई। मेटेलिक कंडक्टर अगर मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो देखो ध्यान दो, इस तरीके से हम लोग ऐसे करके ये हम लोग ऐसे करते हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया, ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को एंटर कराते हैं, H2 गैस। जब H2 अंदर आती है तो यहाँ से बबल आउट होकर के H2 इस तरीके से निकल जाती है। तो यही तो हम लोग करते हैं ना। तो इसमें जो प्लेटिनम मेटल होता है, तो ये तो सही है, मेटेलिक कंडक्टर होता है, विच डज नॉट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन जाकर के ये एब्जॉर्ब इसके ऊपर टकराती है और टकराने के बाद ही ये कन्वर्ट करता है किसको, तो ये एब्जॉर्बिंग पावर हुई ना, एब्जॉर्बिंग पावर के कारण ही तो हुआ, अदरवाइज तो ये होता ही नहीं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर जो सेंटेंस आना चाहिए था वो एड्जॉर्प्शन होता है। प्लेटिनम मैं इसको एब्जॉर्ब पढ़ रहा था इसलिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर पार्टिकल इस तरीके से एड्जॉर्ब होते हैं, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं, एड्जॉर्ब है। तो इसका मतलब है कि एड्जॉर्ब होती है। तो इट कंटेन्स अ मेटेलिक कैरेक्टर विच डज एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, सॉरी एब्जॉर्ब की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इट प्लेटिनम कंडक्टर, यहाँ लिख देता हूँ प्लेटिनम कंडक्टर एड्जॉर्ब हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करता है। उसी के बाद ये वाली रिएक्शन जो सेकंड वाली मैंने यहाँ पर बताई है, ये कंप्लीट होती है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, सॉरी फॉर दैट कि हम उसको एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे। चलिए, ये जो सिली मिस्टेक्स ही गलती होती है, जैसे हमसे हो रही वैसे आपसे भी एग्जाम में हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अगर आपने केवल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, L+1 H/2π। उसी तरीके से स्पिन एंगुलर मोमेंटम को अंडर रूट S और यहाँ पर S+1 और यहाँ H/2π से हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इसको आप बिल्कुल नोट करिए, लगभग हर कंपटीशन में ये फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो साथियों, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमारे ऐप पर बनिए और हम आपको कराएंगे बेस्ट प्रिपरेशन। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर PS3। ये भैया क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और अगर आपने इसको एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ लिया तो साहब आप ये मान के चली गई, तैयारी आपकी एकदम परफेक्ट हो जाएगी, बहुत ही सुंदर तैयारी और बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करेक्टर घटता है, तो फिर इट मीन्स PS3 इज लेस बेसिक देन अमोनिया। यही हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। ये क्वेश्चन भी बहुत दमदारी के साथ में है और देखते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है, वो समझ लेते हैं। देखिए
क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमने कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड को लिया हमने एन मिथाइल एनिलीन लिया, तो ये कंपाउंड हमारा है। हम इसको ऐसे लिखें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर NH कर दीजिए और यहाँ पर आप CH3 कर दीजिए, और इसमें NaNO2HCl का मतलब है कि हम HNO2 डाल दें। तो यहाँ पर हम HONO डालते हैं, यहाँ से वाटर को निकाल दीजिए। जैसे ही वाटर को आप निकालेंगे तो कंपाउंड जो हमारा बनेगा वो कंपाउंड यहाँ पर N होगा, यहाँ पर CH3 होगा, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, वो इस तरीके का कंपाउंड बनना चाहिए जिसे हम लोग नाइट्रोसो के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट राइट हमने सिलेक्शन किया और यही कंपाउंड बनना भी चाहिए। तो साथियों बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस जो HTET के हैं, और ये HTET के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड जब क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करता है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, तो आप जानते हैं कि बनेगा क्या, वो चीज़ हमें समझनी है। तो आप जानिए कि ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड क्या है। यहाँ पर C, जिसे क्लोरल के नाम से भी जाना जाता है, CCl3CHO हमने यहाँ पर लिख दिया, CCl3CHO लिख दिया, और सामने हमने HCl वो क्लोरोबेंजीन यू लिटा करके लिख दिए। आपको पता होगा डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन बन जाता है, जिसे DDT के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका H हो गया। जब कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो ये वाला वाटर यहाँ से निकाल दीजिए। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 पड़ गया और ये वाला यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। तो फिर अब आप जानिए कि यहाँ Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर C और यहाँ पर H, और यहीं से दो तरफ लग जाता है इस तरीके से क्लोरोबेंजीन। तो आपका डाइक्लोरो हो गया, डाइफिनाइल हो गया, ट्राइक्लोरो हो गया, इथेन, यानी कि हमारा DDT कंपाउंड यहाँ पर बनता है। तो हम यहाँ पर DDT लिखे दे रहे हैं। तो बहुत ही मस्त वीडियो चल रही है आज की। मैं तो कहता हूँ ऐसी वीडियो छोड़ना नहीं चाहिए। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IUPAC ने पूछ लिया गया है इस कंपाउंड को। इस कंपाउंड को आप मेरे हिसाब से ऐसे बनाइए, वैसे नंबरिंग करना चाहें तो 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, 5 डालिए, 6 डालिए। देखिए 6 और ये वाली 6 और पोजीशन नंबर 3 और 6 पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब अपोजिट होंगी तो मतलब ये फोर्थ पे E बन जाएगा। और जबकि सेकंड पोजीशन पर आप देख रहे हैं CHO ऊपर की तरफ है, एक तरफ Cl है, एक तरफ आपका CH3 लगा हुआ है, बड़ा ग्रुप ये है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब है इसको हम उल्टा सपोज करते हैं तो ये R फॉर्म हो गया। तो सेकंड फॉर्म जो है वो आपकी R हो जाती है, यानी कि 2R और 4E हो जाता है। तो 2R 4E तो हमारा ये मिल गया। यहाँ पर 2R 4Z है, 2R 4E है। बस ये आंसर तो खैर लगा ही हुआ है। अब नंबरिंग कर लेते हैं। 4 पर ब्रोमो हो गया, 2 पर क्लोरो हो गया, बिल्कुल राइट है। उसके बाद 2 पे मिथाइल है, 4 हेक्सेनल। क्या जलवा है यार, कुछ क्वेश्चन का मजा आ गया बिल्कुल क्वेश्चन देख करके। तो आप भी एक बार यहीं पर जाकर के कमेंट कर दिए। HTET की पूरी तैयारी करा दूंगा। दिसंबर में होने वाला है HTET, यानी कि दिसंबर में अगर HTET आपने क्वालिफाई करना है, दिसंबर में HTET क्वालिफाई करना है, तो फिर आप मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चंस आपको सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट करिए, हम आपको जरूर जंग में जीत दिलवाएंगे। अब अगर हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल HBr से रिएक्शन कराते हैं तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर C6H5CH2Br मिल जाना चाहिए। और इसको केसियन से जब कराएंगे, केसियन से कराएंगे तो केसियन का मतलब हुआ C6H5CH2, CN मिल जाएगा। और इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब हम लोग करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से हमेशा COOH बनता है। तो C6H5CH2 COOH बनेगा 1 2 3, यानी कि अब आपके पास फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये 2 पे फिनाइल हो गया, तो फिनाइल इथेनोइक एसिड या 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड सिंपल सा बनता है। और ये भी NCERT का ही क्वेश्चन, अगर आपको जानकारी में ये बात है तो मैं बताऊंगा कि ये भी NCERT का एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड से क्वेश्चन आया हुआ है। कार्बोनिल कंपाउंड से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भरपूर ताकत के साथ भरा हुआ क्वेश्चन, दमदारी पूरी दे रहा है। तो फिर आपको देर किस बात की, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट इन्वॉल्व द थर्माइट प्रोसेस? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर थर्माइट प्रोसेस में देखो हमेशा ये ध्यान देना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन द थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती? रिएक्शन इसकी उल्टी इन्वॉल्व हो जाती है, रिएक्शन इसकी उल्टी इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमें याद रखना पड़ेगा
यहाँ पर हमें बोरॉन का कंपाउंड ले सकते हैं, क्रोमियम वाला ले सकते हैं, मैंगनीज वाला ले सकते हैं। एल्युमिनियम तो सब में रहता ही है, थर्माइट बेल्डिंग जब होती है एल्युमिनियम रहता ही रहता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन आप ये पढ़ रहे हैं, इस रिएक्शन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आयरन को अलग करना होता है, वही आयरन वहाँ पर जाकर के दोनों को चिपकाने का काम करता है। तो दिस इज नॉट अ राइट रिएक्शन, यही हमारी रिएक्शन राइट रिएक्शन नहीं है। तो अब बात आ रही कि सर राइट रिएक्शन क्या होगी, तो इसकी उल्टी लिख दीजिए 2Al प्लस, यहाँ पर हम लोग जो आयरन है उसको डालते हैं तो Fe2O3 लेते हैं, और साथ में ही हम लोग बोरॉन यानी कि बोरॉन का कंपाउंड लेते हैं, B2O3 ले सकते हो। इसको जब डालते हैं तब हमारे पास में आयरन मिलता है, वो आयरन बीच में हमारे यहाँ पर चिपकाने का काम करता है। क्रोमियम भी यूज़ कर लेते हैं, इस मिक्सचर को भी यूज़ कर लेते हैं। ये रिएक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको जरूर पढ़िए। ये NCERT में रिएक्शन ये भी दे रखी है NCERT में, लेकिन आपको ये ISC बोर्ड है, जो ICSC बोर्ड है, ICSC बोर्ड है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्लास 10th में भी एक्सप्लेन की गई, 12th में तो है ही है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7-8 पर आ जाइए। 108 विच इज नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम ये बॉन्ड यहाँ बनाते हैं तो ये इधर चला जाएगा एंड सो ऑन, फिर ये बॉन्ड बाहर आ जाएगा, तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये घुमा दीजिए तो ये पॉसिबल है, यहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसी का अपोजिट मान लीजिए, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गैप हो जा रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअली में जो वो ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड अल्टरनेटिंग कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकता, ये बॉन्ड अल्टरनेटिंग कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। तो इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए, विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इसको आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये देखें तो ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेजोनेंस है, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है फिनॉक्साइड आयन का। देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं फिनॉक्साइड आयन की बात करता हूँ तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन में यही तो होता है, फिनॉक्साइड आयन आप चेक कर लीजिए, फिनॉक्साइड आयन यही होगा ना, ये मतलब यहाँ लोन पेयर की बात हो रही है, ये भी नेगेटिव की बात हो रही है, तो फिनॉक्साइड आयन के बना लेते हैं ना स्ट्रक्चर। दिक्कत क्या है, ये हमने बनाया O नेगेटिव बनाया, ठीक है, O नेगेटिव बनाया, और इस तरीके से फिर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। रुक जाइए, फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन हम लोगों को बनाना पड़ेगा, तो फिनॉक्साइड आयन बना लेते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए, ये हमारा O पर नेगेटिव हो जाता है और ये हमारे हो गए बॉन्ड। तो अगर हम इसको यहाँ बनाते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा, तो जब ये यहाँ आ गया तो इसका मतलब नेक्स्ट रेजोनेटिंग हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग हमें मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, ये डबल बॉन्ड O हुआ, तो यानी कि ये स्ट्रक्चर हमें ये वाला मिल गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बनाते हैं तो ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला बाहर निकल के आएगा, यानी नेक्स्ट कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बन करके आ रहा है वो स्ट्रक्चर आपका ये वाला आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये स्ट्रक्चर भी हमारा राइट है, ये भी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बना करके हम लाएंगे वो यहाँ पर घुस जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर हमारा कौन सा वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, पहला वाला आ जाएगा। तो अब पहला वाला आ गया, तो यानी कि लास्ट जो स्ट्रक्चर होगा पहला वाला स्ट्रक्चर बनेगा, यानी ये कंडीशन हुई, ये बॉन्ड हुआ, ये बॉन्ड हुआ, यहाँ पर नेगेटिव आया, देन इसके बाद ये हो गया। तो सिंपल सी बात है, यही स्ट्रक्चर हमारा रॉन्ग स्ट्रक्चर हुआ, ये रेजोनेटिंग कंडीशन में नहीं आ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना बढ़िया ढंग से बनाया गया कि कंफ्यूजन पूरा मेंटेन रहे, और एचटेट की तैयारी में आपको बिल्कुल चोट नहीं लगनी चाहिए। हम तो कहते हैं भरपूर आनंद लीजिए। कितना सपोर्ट करते हैं आप, अभी आपको पता लग जाए, कमेंट बॉक्स में जाके भर दीजिए कमेंट को, मजा आ जाएगा। और मैं आपको जलवे के क्वेश्चन सभी पेपर अगर सॉल्व करने तो फिर हमारे साथ बने रहिएगा। हेयर क्रीम इज नॉट इज एन एग्जाम्पल, और इमल्सन का एग्जाम्पल है हेयर क्रीम, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप जानते ही हो। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये कंपाउंड है तो यहाँ पर अगर हम इसकी रिवर्सल, ये वाला यहाँ से H निकलेगा तो ये बॉन्ड सीधा यूं जुड़ेगा, जब सीधा जुड़ेगा तो ये कंडीशन पैदा हुई, बॉन्ड ये हुआ। लेकिन इस बॉन्ड को कंप्लीट करने
के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, यानी ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ ध्यान देंगे कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये कंडीशन फिर हमारी पैदा हुई और बाकी इस वाले ज्वाइंट पर CH3 ग्रुप लगे हुए, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट है। पेरीसाइक्लिक कंपाउंड ये वाला बन जाएगा। और पेरीसाइक्लिक की मैंने वीडियोस भी पूरी डाल रखी, तो अगर पेरीसाइक्लिक की भी वीडियो देखनी है तो पेरीसाइक्लिक कंपाउंड अगर आपको पढ़ने हैं, पेरीसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ने, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़नी है। अगर आपको पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं तो यहाँ पर मैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की भी बात कर लेता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स अगर आपको पढ़ने हैं, अगर आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ने हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ने हैं, तो फिर आपको हमारे साथ आने की ज़रूरत है मस्ती के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का दिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिए। आपको याद होगा कि H2SO4 का अगर हम लोग के H2SO4 के पास तोड़ देते हैं तो H पॉजिटिव आयन और HSO4 नेगेटिव आयन बनता है, तो यहाँ पर हम लोग K1 निकाल देते हैं, K1। तो इसका मतलब हुआ K1 जब हम लोग निकालेंगे तो फिर वो क्या बनेगा, तो K1 किस पर डिपेंड कर रहा है, K1 इज इक्वल टू हो जाएगा H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, यहाँ पर हो गया H पॉजिटिव आयन और यहाँ पर HSO4 नेगेटिव आयन अपॉन में हो जाता है यहाँ पर H2SO4। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट फॉर डाइप्रोटिक एसिड, तो डाइप्रोटिक एसिड के लिए अगर हम K1 की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर K1 की वैल्यू क्या आएगी, K2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे K2, तो K2 की वैल्यू, ये आंसर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, कन्फर्म क्योंकि ये गलत लग रहा है, K1 इज मच ग्रेटर देन K2 आना चाहिए, K1 इज मच ग्रेटर देन K2, यानी सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन आना चाहिए, सेकंड वाला ऑप्शन राइट आना चाहिए, क्योंकि K1 में H पॉजिटिव आयन और HSO4 भी है, जबकि K2 यहाँ पर निकालेंगे, K2 निकालेंगे तो केवल H पॉजिटिव आयन और SO4 डाई नेगेटिव आयन की बात चलेगी और यहाँ पर आ जाएगा नीचे आपका SO4 नेगेटिव। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आना चाहिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप करिए और जरूर याद रखिए कि Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसके बाद आ जाइए मिथेनॉल, मिथेनॉल ऑन हीटिंग विद, मिथेनॉल ऑन हीटिंग विद सैलिसिलिक एसिड, यानी कि अगर आपने इस सैलिसिलिक एसिड ले लिया तो यहाँ पर जानते हैं ये है हमारा कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पर OH ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए आप COOH, ये हमारा हो गया सैलिसिलिक एसिड। अगर इसमें फ्यू ड्रॉप्स हम लोग डाल देते हैं मिथेनॉल की, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर मिथेनॉल यानी कि CH3OH डालते हैं तो फिर हमें मिलता है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। अब अगर ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाना है तो फिर हम लोग ये जानते हैं कि मिथाइल सैलिसिलिक एसिड जब होता है तो एस्प्रिन कहलाता है, एस्प्रिन। मिथाइल सैलिसिलिक एसिड जब बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि ऑयल ऑफ विंटरग्रीन और एस्प्रिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपको जानना भी चाहिए, ये डिफरेंस आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप इस चीज़ को भी पढ़ रहे हैं कि आखिरकार हम लोगों को तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो हर चीज़ पर एकदम मस्ती के साथ में डटिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भरपूर चलती रहे, उस प्रिपरेशन में कोई भी ऐसा पेच ना फंसने पाए जिससे आपको दिक्कत आए, जिससे आपको दिक्कत आए। तो मैं तो कहता हूँ कि आप बिल्कुल इजी वे में जो है इसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो है वो अपने को परफेक्टनेस की तरफ भी रखें, जिससे आप जो है वो कम से कम ये जान पाए कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसे जोड़ लेते हैं, इसे जोड़ लेते हैं, यहाँ पर OH रख लेते हैं, यहाँ पर OH रख लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ लेंगे बताइए, यहाँ पर जोड़ेंगे CO, ये एस्ट्रिफिकेशन टाइप का हो जाता है, ये यहाँ पर CH3 जोड़ लेते हैं, यहाँ से H2OH यहाँ से जाने देंगे, H यहाँ से जाने देंगे और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो कंपाउंड हमारा ये जो सामने आपका बना हुआ है, ये कंपाउंड हमें मिल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, ये ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ये आयोडेक्स बनाने में प्रयोग किया जाता है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन आयोडेक्स बनाने में भी प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ जो है इस कंपाउंड को मेडिसिन्स में बहुत जगह प्रयोग किया जाता है, मेडिसिन्स में बहुत जगह प्रयोग किया जाता है। तो मेडिसिन्स के लिए भी कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और PGT एग्जाम्स में लगभग हर एग्जाम में ये दिखाई दे जाता है। तो फिर आप इसको बिल्कुल नहीं भूलिए,
और साथ ही साथ मैं तो कहता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को नोट भी करते चले जाइए, ऐसे क्वेश्चंस को आप नोट भी करिए। और ऐसे क्वेश्चन नोट करने से बेनिफिट आपका क्या होगा वो आपको बताऊंगा कि पीजीटी में मदद आपको बहुत मिल जाएगी, पीजीटी में मदद आपको बहुत मिल जाएगी, हेल्प आपको बहुत मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट? तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसी को हम लोग कैलामाइन कहते हैं, कैलामाइन। और कैलामाइन आपको पता होना चाहिए कि लैक्टोकैलामाइन जो क्रीम आती है, लैक्टोकैलामाइन जो क्रीम आती है और फेस पर लगाने के लिए, फेस पर लगाने के लिए वो क्रीम जो है फेस क्रीम में यूज़ की जाती है, तो वो लैक्टोकैलामाइन उसी के अंदर ही होता है। और ये अगर लगाइए मुंह पर तो उससे भी बहुत सारी डिजीज़ यानी खुश्की इस टाइप की जो ड्राइनेस होती है वो चली जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग, इस पर हम लोग चल लेते हैं 114वें क्वेश्चन पर। क्या थोड़ा रुक जा भाई। कंसीडर द फॉलोइंग, FeCl3 इन वाटर बेसिक है? नहीं, FeCl3 एसिडिक हो जाता है। FeCl3 बेसिक, NH4Cl इन एसिडिक, इन वाटर एसिडिक है? तो बिल्कुल एसिडिक है, ये तो ठीक है। तो मतलब ये एसिडिक है, ऊपर वाला तो एसिडिक होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। अमोनियम एसीटेट अगर वाटर में डिजोल्व करोगे तो अमोनियम NH4 ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और एसिटिक एसिड बनेगा, दोनों वीक है, तो ये न्यूट्रल हो जाना चाहिए, ये राइट है, एसिडिक होगा। इसको जब डिजोल्व करेंगे तो ये बेसिक होगा, ये भी राइट है। तो फिर आंसर क्या है? विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी करेक्टली मैच नहीं है। बी और डी करेक्टली मैच्ड है, बी और डी करेक्टली मैच है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है बी, ओनली बी, नहीं, गलत। ए एंड सी, देखो बिल्कुल हमने आपको यहाँ पर ए और सी पर ही टिक कर रखा है, ये गलत है। और आपका ये गलत है, ये दोनों गलत है, तो ये ही नॉट करेक्टली मैच्ड है, बाकी सब करेक्टली मैच्ड है, ये नॉट करेक्टली मैच्ड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया। अगर आप एनसीईआरटी को लगा लोगे तो मैं तो कहता हूँ कि आप 90% क्वेश्चंस निकाल ले जाओगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जानना कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है। तो चलिए, कंपाउंड विच कैन बी यूज्ड इन स्पेस व्हीकल, यानी कि स्पेस व्हीकल का मतलब रॉकेट के बारे में बात कर रहा है, और रॉकेट के बारे में जब बात कर रहा है तो यहाँ पर Na2O2 का यूज़ किया जाता है, जो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर लगा हुआ है। तो इन आंसर्स को भी हम लोग चेक करते चले। नंबर ऑफ द एंगुलर नोड्स इन डी ऑर्बिटल, देखिए एंगुलर नोड L होता है और यहाँ पर S ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, L के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है। तो फिर यहाँ पर जो आंसर हमारा होना चाहिए वो आपका 2 होगा। दिस इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 40 kg कैल्शियम, यानी कि 40 kg कैल्शियम दिया, 2 घंटे में दिया, ठीक है। तो अब इसका मतलब वो बाय इलेक्ट्रोलिसिस हाउ मच एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम करंट, अगर सेम करंट पास किया, अगर 2 घंटा, टाइम भी सेम है, करंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन वेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब हमें एल्यूमिनियम का वेट निकालना है, तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 40/2, और इक्विवेलेंट वेट यहाँ 27/3 हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है, इज इक्वल टू वेट कैल्शियम का 40 किलो दिया है, और यहाँ पर वेट ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो x मान लेते हैं। इसको आप 20 कर दीजिए, इसको आप 9 कर दीजिए, तो ये आपका 20/9 हो गया, इज इक्वल टू 40/x हो गया, 20 दूनी 40 कर दीजिए, x इज इक्वल टू 18 किलो आ गया। बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर टाइम दोनों सेम है, इसलिए दोनों को यूज नहीं किया गया। ये टाइम आपको दिख रहा है दोनों सेम है, सेम इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि T और I, T जो है वो 2 घंटा है और I जो है वो भी सेम है, तो Q की वैल्यू भी सेम रह जाएगी, इसीलिए इसको कंसिडरेशन नहीं किया। दोनों सेम इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कोई मतलब नहीं होता उसको यूज करने का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीज एज द एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से देखो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर जो बढ़ेगा वो मेटेलिक बढ़ेगा। नंबर 1 मेटेलिक इंक्रीज कर जाएगा, एक बात, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज कर जाएगा, आयनिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, लेकिन डेंसिटी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, आयनेशन एंथैल्पी और मेल्टिंग पॉइंट ये दोनों डिक्रीज कर जाएंगे,
तो सिंपल सी बात है कि करेक्टली जो मैच है वो फिर ए बी डी है, क्योंकि मेटेलिक आ रहा है ए में, मेटेलिक आ रहा है ए में, और आयनिक रेडियस बी में आ रहा है, और डी में आपका डेंसिटी आ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट और पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दिया इन्होंने। इसके बाद एल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू। यानी कि अगर लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किए जाते हैं एल्कली मेटल, तो ये जो होते हैं ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक होने का कारण सिर्फ ये होगा कि एल्कली मेटल में डिसॉल्व करने पर ये लिक्विड अमोनिया जो है, जो इसका लोन पेयर होता है, वो इन्वॉल्व नहीं होता बॉन्डिंग के अंदर, यानी कि वो बॉन्डिंग में जब इन्वॉल्व नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बचेगा, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा भाई सोडियम एल्कली मेटल में डिसॉल्व करने का मतलब ही हो गया कि Na पॉजिटिव कंडीशन में जाएगा, और अमोनिया जो है वो पॉजिटिव कंडीशन में को सेटिस्फाई करने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो इट मीन्स द बिकम्स ब्रॉन्ज कलर ऑन कंसंट्रेशन। तो ब्रॉन्ज तो कलर वो सिंपल सा आ ही जाना है, डार्क हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स आयन इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन भी इसके अंदर दिखाया जा सकता है, संभावना वो भी है। तो सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, वही जो मैं बता रहा हूँ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। सॉल्यूशन बिकम्स कंडक्टिंग, वो तो आयन बन रहा है, तो यानी कि आयनिक कंडीशन में तो हो ही जाएगा, यानी कि ये डायामैग्नेटिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि इट बिकम्स डायमैग्नेटिक, यही रॉन्ग है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ध्यान देते रहना है कि क्वेश्चन पर। नेक्स्ट चलिए कि व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AX3। AX3 की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, तो यानी AX3 को अगर हम लोग तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो A ट्राई पॉजिटिव बनता है और 3X नेगेटिव बनता है। ये वैल्यू अगर हम लोग S मान लेते हैं तो यहाँ पर S और यहाँ पर 3S हो जाता है, और इसका मतलब हुआ कि यानी कि KSP इज इक्वल टू हो जाएगा S इंटू 3S का होल क्यूब, यानी कि S इंटू 3 3 9 3 27 हो जाता है S क्यूब, यानी कि 27 S की पावर 27 S की पावर 4 हमारा आंसर आ जाता है, 27 S की पावर 4, जो यहाँ पर बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन दमदारी के साथ में है, इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इनको करना चाहते हैं तो जरूर करिए। द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन 100 ml, तो देखिए अगर 22.4 ml लिया होता तो 22.4 ml में किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल सेम रहते हैं। तो जब 100 लेंगे और सभी मोल एक ही हैं, एक एक मोल ही दिए हो, तो ये भी तो वैल्यू सेम ही रहेगी, ये थोड़ा ना बदल जाएगी। तो इसको भी ग्रीन सिग्नल यहाँ सेम पर दे देते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, भरपूर धमाकेदार क्वेश्चन है। द शेप ऑफ कॉपर कंपाउंड की है, तो इसका मतलब अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं तो Cu के ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाते हैं, और 2 पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि यहाँ पर हम आर्गन लिख लेते हैं, और आर्गन के साथ में यहाँ पर मैं 3D9 लिखूंगा, और 4S यहाँ पर 0 हो जाता है, और यहाँ पर 4P भी 0 हो जाता है। तो अब ये पेयरिंग तो यानी कि सिंपल सी बात है कि यानी यहाँ पर +2 हो गया तो 1 हो गया, 1 यहाँ ठीक है। तो यहाँ याद रखना पड़ेगा, एक यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व होगा ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो ध्यान दीजिएगा, ये जो अमोनिया का एक्सेप्शनल केस चलेगा, ये एक्सेप्शनल केस माना जाता है, पढ़ाया भी जाता है इसको। ये हो गई आपकी 3D, ये मैंने 3D बना दी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ये हमारी यहाँ पर 4P हो जाती है, ये 4S हो जाती है, 4S, और ये यहाँ पर 4P हो जाती है, देन उसके बाद हमारी हो जाती है 4D हो जाती है। तो यहाँ पर sp3, अब आपको ध्यान देना, देखिए स्क्वायर प्लेनेट शेप तभी आती है जब यहाँ पर हम लोग 2p इन्वॉल्व करें, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जब चलेगी, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन चलेगी तभी इन्वॉल्व होगी। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग एक्साइट कर देते हैं, और एक्साइट करने के बाद कहाँ पहुँचाते हैं, इसको यहाँ पर पहुँचा देते हैं। एक तो ये है, तो यानी कि 4s की एक, p की 2 और एक d की इन्वॉल्व, और dsp2। लेकिन कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग इस p की 2 यूज करते हैं और इस वाली को यूज करते हैं, यानी कि sp2d हाइब्रिडाइजेशन भी कंसीडर की जाती, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसकी शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर शेप कंसीडर की जाएगी। स्क्वायर प्लेनर शेप कंसीडर की, क्योंकि 4 लिगेंड है अमोनिया के, 4 लिगेंड यहाँ पर जुड़ने आ रहे हैं। तो बुक में दोनों तरीके से एक्सप्लेनेशन है, वैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें आउटर डी ऑर्बिटल ही कंसेप्ट यूज होता है और p की 2 ही ऑर्बिटल यूज होती है। स्क्वायर प्लेनर शेप
ही कंसीडर की जाती है। तो इस एग्जाम्पल को भी ध्यान रखिएगा अमोनिया वाले को। इसके बाद द एवरेज रेट, यानी अगर हम एवरेज रेट निकालते हैं इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर हाफ N2 यानी कि हाफ DN2O5 हो गया, नीचे D2 हो जाता है, D2 इसका जो वैल्यू है वो 6.79 इंटू 10⁻⁻4 दे रखी है, 4 दे रखी है। उसका मतलब हुआ कि देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये सिंपल सी बात ये हो कि यहाँ पर ये वैल्यू हो जाती है, तो इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाती है आपकी 2 नेम 18, यहाँ बन गई 2 नेम 18, 2 सत्ते 14, 15, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 13 हो जाता है, 13 हो जाता है। अब इसको यानी अगर ये वैल्यू हम लोग 1-2 डेसिमल यहाँ लगा लेते हैं, इंटू 10⁻⁻4 लिख लेते हैं। यहाँ पर 4NO2 के प्रिपरेशन की वैल्यू जो पूछी जा रही है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इसका डिसअपियरिंग इसके अपियरिंग के बराबर होता है, यानी कि अब हमें DN2O5 की एवरेज वैल्यू हमें पता लग गई, ये वैल्यू हमें पता लग गई, ये वैल्यू हमारी ये आ जा रही है, ये वाली वैल्यू है। द एवरेज रेट ऑफ, इसका हमें दिया है एवरेज रेट, इसका हमें एवरेज DN2O5 दिया है, तो यहाँ पर 1/4 NO2 DNO2 बनता है, नीचे यहाँ पर D2 बन जाता है। तो अगर आप इसका आंसर कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये आंसर आपका नियरली इसी के, यानी 2 पॉइंट, मेरा तो 2.8 के आसपास आंसर आ रहा है, मैंने जो कैलकुलेशन की है। तो आप भी एक बार इसको कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा, 2.8 के आसपास मेरा कैलकुलेशन आ रहा है, आपका कैलकुलेशन कितना आ रहा है इसको आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, ध्यान से चेक करिएगा। कारण ये है कि इस आंसर से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने भी मिलेंगी। देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है ना N2O का, तो N2O का रेट ऑफ प्रोडक्शन आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे ये वैल्यू डायरेक्ट इसकी है, तो मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, 1/4 इंटू 6.79, 4 इंटू 6.79 इंटू 10⁻⁻4 ले लीजिएगा। तो यहाँ पर 4 नेम आपका 4 नेम 36, 4 सत्ते 28, 28 29 30 31 हो गया, 31 4 6 24, 25 26 27, ये वही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। यानी कि सिंपल वे में आप इसको, इसकी वैल्यू दे ही रखिए, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए, आगे आंसर चलिए वो 1.8 नहीं, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है। तो आप इसको मैं दोबारा कैलकुलेट की दे रहा हूँ जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। यानी कि DN2O5 इसका तो वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर हाफ करने की जरूरत नहीं है। DT रेट ऑफ एवरेज रेट दिया है, मतलब इसकी वैल्यू है आपकी 1/4 इंटू 1/4 DN2O अपॉन DT हो जाता है। तो इसका मतलब वो DNO2 अपॉन DT इज इक्वल टू हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 6.79 इंटू 10⁻⁻4 हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2.716 इंटू 10⁻, यानी कि हमने वो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए वो थोड़ी सी 2.8 आ रही थी। अब यहाँ आ जाएगी आपकी 4 छंग 24, डेसिमल इधर कर दिया तो ये 3 वैल्यू हो जाती है। बिल्कुल राइट आंसर दिया, सेकंड वाला आंसर ही इसका राइट है। कैलकुलेट अब आपको करने की जरूरत नहीं, हमने कर दिया है। इस क्वेश्चन को भी देखिए, बहुत ही दमदार, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। आहा, यूपी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा कंपाउंड है, तो आपको दिख ही रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये एलिफेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ रहा है। इसका लोन पेयर फ्री है, तो सबसे ज्यादा बेसिक सेकंड वाला हो जाएगा, सेकंड वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, फर्स्ट वाले को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका तो लोन पेयर अंदर है, इन्वॉल्व ही डिलोकलाइजेशन, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता, किसी कीमत पे नहीं उठता। इसका लोन पेयर आपको मिल रहा है, इसका ये पायराडीन का लोन पेयर मिल रहा है, तो यानी कि इसके बाद हम लोग थर्ड को रखेंगे, फिर लास्ट में चलेंगे। देखो इसका भी अवेलेबल है लेकिन कम अवेलेबल है, हालांकि लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही हमें मिल ही नहीं रहा, यहाँ तो है थोड़ा बहुत। तो यहाँ 4th पोजीशन, उसके बाद हमारा फर्स्ट। बहुत ही राइट आंसर, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पीजीटी के लिए भी, साथ ही साथ बाकी कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको गवाइए नहीं और आप पूरी ताकत के साथ में डटे रहिए हमारे साथ। आज हम आपको बताएंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। और SN1 रिएक्शन हमेशा जो है वो 3 डिग्री, कहाँ पर ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री, ये आपका 1
डिग्री, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो 3 डिग्री के कार्बोकैटायन है वही आपका कंपाउंड SN1 रिएक्शन शो करेंगे। तो यहाँ पर मैं SN1 लिख लेता हूँ। कितना यार दमदारी के साथ में क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, मजा आ रहा है। इसके बाद चले आइए 27वां क्वेश्चन, 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी कि अगर हम लोग 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी कि यहाँ पर हो गया आपका Cl लग गया, 2 क्लोरो हो गया और यहाँ पर प्रोपेन हो गया और आपका 1 पे फिनाइल हो गया, तो ये 1 फिनाइल हो गया, ये 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन यहाँ पर हमें सेट करना पड़ेगा। ये हो गया अब आपका यहाँ पर CH2 बैलेंस हो गई। तो इसका जब हम KOH के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे तो ये Cl और यहाँ से H निकल जाएगा, यानी कि सिंपल सा इस तरीके से बन करके कंपाउंड हमारे साथ में आ जाएगा। ये आ गया और यहाँ पर क्या दिया है 1 फिनाइल 2 क्लोरो, 1 पे फिनाइल हो गया, 2 पे क्लोरो हो गया और ये अपने आप को एडजस्ट करने के लिए सिंपल सा 1 फिनाइल हो गया, 2 पे क्लोरो हो गया, ठीक है, 2 पे क्लोरो हो गया, 1 पे फिनाइल हो गया और KOH के साथ में जब हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे बैलेंसी 1 2 3 सॉरी ये होगा यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर आपका CH2 हो गया, ये CH, यानी ये कंपाउंड हमें मिला जिसे आप लोग 1 फिनाइल प्रोपीन के नाम से भी जानते हैं। देखिए 1 फिनाइल प्रोपीन आपका तैयार हो गया जब यहाँ पर एल्कोहलिक KOH आपने डाला। तो इसको आप लोग याद होगा, इसको आप स्टायरीन के नाम से भी जानते हैं, स्टायरीन के नाम से भी जानते हैं। ब्यूटाडाइन में जो स्टायरीन कंपाउंड है उसके नाम से भी आप इसे जानते हैं। H2S इज मोर एसिडिक, H2S इज मोर एसिडिक देन H2O। तो अब आप क्यों हैं, देखो भाई H2O ज़्यादा एसिडिक है और H2S यहाँ है, एसिडिक करेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है, यानी कि एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है। एसिडिक करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर H और O के बीच की बॉन्ड लेंथ और S के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो H जल्दी रिलीज हो जाता है, बॉन्ड वीक होता है, यहाँ पर बॉन्ड वीक होगा और रिलीज H पॉजिटिव आयन इजिली। तो यहाँ पर लिख देता हूँ रिलीज H पॉजिटिव आयन इजिली। तो इसके हिसाब से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉट एटॉमिक नंबर से मतलब नहीं है। नीचे आंसर 2 और दिए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल सटीक। आहा कितना जलबेदार, HS बॉन्ड इज वीकर देन, आहा HS बॉन्ड इज कमजोर देन, यहाँ पर चलिए HS बॉन्ड इज कमजोर देन OH बॉन्ड। आहा कितना जलबेदार एक्सप्लेनेशन, कितना बढ़िया ढंग से आपने इस क्वेश्चन को किया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। उसके बाद इस कंपाउंड का द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय 1,3 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन सिग्मा ट्रॉपिक सेगमेंट। अब यहाँ पर सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट आपको जरूर पता होना चाहिए, इसके लिए आपको नेक्स्ट डे पर हम यहीं से आगे 150 तक के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हरियाणा PGT के सभी 7 क्वेश्चन 7 दिसंबर से पहले हम लोग पूरे कर देंगे। तो 7 दिसंबर तक से पहले हम सॉल्व करेंगे HTET के सभी पेपर, तो 7 दिसंबर से हम पहले सभी सॉल्व करेंगे। 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर इस तक हुए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो साथियों हमारे साथ बने रहिए और अगर हमारी इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करना है तो फिर हमारा नंबर नोट कर लीजिए कहीं पर 9473702711। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके आगे के कंटिन्यू करने के लिए एक बार कमेंट करिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और हम कंटिन्यू भी जरूर करेंगे। थैंक यू।